अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारा इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को अगेन मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। तो बेसिकली हम जो आज करने जा रहे हैं वो है एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की एक टाइप है आगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेसिकली हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मेन टॉपिक था हमारा। उसके अंदर हमने सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हमने जो है ना वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का टॉपिक देखा। और आज हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का टॉपिक देखने जा रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है ना। तो ये पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे वो भी आप लोगों को बताऊंगा मैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे, फिर थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, एक एग्जांपल लेके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद कुछ यानी कि इफेक्ट्स हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एक मॉलिक्यूल के ऊपर या एक सब्सटेंस के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो बताएंगे। ठीक हो गया। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। द partially positively charged hydrogen atom of one molecule attracts and forms a bond with the partially negatively charged atom of the other molecule. The bonding is called hydrogen bonding. जैसा कि नाम से ही शोर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसके अंदर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, तो इसके अंदर यानी कि नाम ही इसके नाम से ही शोर है कि इसमें जो है ना, इस अट्रैक्शन में, इस बॉन्डिंग के अंदर हाइड्रोजन मस्ट इन्वॉल्व है। जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन क्या होगा, ओबियसली उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कोई ऐसा कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोई कोवलेंट बॉन्ड, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कोई कोवलेंट बॉन्ड है उसके अंदर हाइड्रोजन भी है। तो हाइड्रोजन जो है ना वो एक ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है, उसके हाइड्रोजन यानी कि एक ऐसे एटम के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और उसके साथ जो जुड़ा हुआ एटम है, जो बॉन्डेड एटम है, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उसके साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो इस वजह से वो बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर होता है। और उस बॉन्ड पोलैरिटी की वजह से जो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो किसी दूसरे जो मॉलिक्यूल है उसके एटम को, यानी उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसको आपस में क्या करेगा, यानी कि उसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा। जब उसके साथ अट्रैक्शन शो करेगा तो वो जो बॉन्डिंग बनेगी उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देते हैं। अगेन डेफिनेशन देखते हैं। द पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर हाइड्रोजन एटम है और उसके ऊपर क्या चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म्स अ बॉन्ड विद पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। यानी कि पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम है किसी दूसरे मॉलिक्यूल का, उसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, हमने पहले भी देखा था कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस का मतलब भी यही होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस बनती हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन जो है ना, एक मॉलिक्यूल का जो पार्शियल पॉजिटिव है वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और इस वजह से जो बॉन्डिंग बन रही है उस बॉन्डिंग को हम क्या नाम दे रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया है, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम मस्ट इन्वॉल्व है। अब थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। ये 4-5 पॉइंट्स बना के लिखे हैं मैंने, इसको जो है ना आप लोग ताकि इजीली याद कर सकें। पहला पॉइंट, दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दैट इज प्रेजेंट इन अ परमानेंटली पोलर मॉलिक्यूल्स। ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल के अंदर होगी। ऐसे मॉलिक्यूल जो रियलिटी में पोलर होंगे, परमानेंट पोलर होंगे, यानी कि मुस्तकिल तौर पे जो है ना पोलर होंगे, उनके में क्या होगा, बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा और वहाँ पे हाइड्रोजन होगा। तो ये जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे ज़रूर होगी, वहाँ पे होती है। आगे दूसरा पॉइंट, दिस टाइप ऑफ अट्रैक्शन डिवेल्प्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स दैट हैव हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू स्मॉल हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन एटम। कहते हैं कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तब डेवलप होती है जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच होता है। जिस तरह इसकी एग्जांपल में आप देख रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या है, अटैच है। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने नीचे लिखा हुआ है सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन, और इसके साथ आप कह सकते हैं नाइट्रोजन। ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कि जब भी ये फोर्सेस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब डेवलप होती है जब एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या हो,
जुड़ा हुआ हो। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा हो सकता है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, इस तरह जो है ना, आगे नाइट्रोजन। The covalent bond in these molecule becomes polar due to electronegativity difference. ये जो बॉन्ड होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में है, ये बॉन्ड क्या बन जाता है? पोलर बॉन्ड बन जाता है। पोलर बॉन्ड क्यों बनता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये बॉन्ड अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर खींच रहा है, बॉन्ड पेयर अपनी तरफ खींच रहा है। इस तरह जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। इन दिस वे हाइड्रोजन एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव एंड अदर एटम गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो होता क्या है कि जब ये बॉन्ड पोलर होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये एक ही मॉलिक्यूल की फिलहाल बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड को थोड़ा सा डिस्कस किया कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, ये बॉन्ड पोलर होता है और पोलैरिटी की वजह से हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। यहाँ पे मॉलिक्यूल HCl भी हो सकता है, HF भी हो सकता है, ये वाटर की एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, NH3 भी हो सकता है। Again, next point, the small charge and high partial positive charge on hydrogen atom attracts the electronegative atom of other molecule. अब क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन एटम है ये वाला इस मॉलिक्यूल का, इस एक तो इसका साइज छोटा है, स्मॉल साइज है। दूसरा इसके ऊपर क्या है कि इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, यानी चार्ज भी है, साइज भी इसका स्मॉल है। तो इस वजह से क्या करेगा कि ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा। ये अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल, किसी दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इस तरह इनके बीच में क्या होगी? एक अट्रैक्शन होगी, एक कनेक्शन बनेगा और उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। वैसे हमने डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन में देखा था जस्ट पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। उसके अंदर आप HCl भी के एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जिसमें हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पे कोई और पॉजिटिव एटम हो सकता है। यहाँ पे समझ आ गई है ना। तो इस यहाँ पे लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर मस्ट है कि मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन का होना मस्ट है। हाइड्रोजन होगा तभी जो है ना उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम नाम देंगे। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। ये एग्जांपल मैंने नीचे वाटर की एग्जांपल दिया है। एक वाटर की ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन एक इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ इधर जुड़ा हुआ है, H2O का मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इस तरह अगला मॉलिक्यूल है सेम, नेक्स्ट अगला मॉलिक्यूल है। तो इनके बीच में पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल की पार्शियल नेगेटिव एटम के बीच में क्या बना हुआ है? एक बॉन्ड बना हुआ है। इसको हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया हुआ है। अब आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है ना वो बॉन्ड बना रहा है किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, तो इस वजह से इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया गया है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एक लीनियर सा जो है ना एक बना हुआ है, यानी कि बिल्कुल सीधा स्ट्रक्चर सा बना हुआ है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो अब यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम थी और बुक के ऊपर एग्जांपल भी ऐसे ही दी गई है, तो इसलिए मैंने इसी से समझाना गवारा किया। तो होता ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के जो है ना ये दो लोन पेयर हैं। ये एक लोन पेयर, ये जो हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है ना, ये एक लोन पेयर के साथ, ऑक्सीजन के एक लोन पेयर के साथ क्या कर रहा है? बॉन्डिंग बना रहा है। अब ऊपर से एक और हाइड्रोजन इस लोन पेयर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। तो हमारे पास जो वाटर का स्ट्रक्चर बनता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो कुछ इस तरह से बनता है रियलिटी में अगर देखा जाए तो। ये इस तरह जो है ना इस तरह बॉन्ड बनता है, समझ आ गई है ना। ये टेट्राहीड्रल टाइप स्ट्रक्चर बनता है। तो इसमें देखो कि ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन के। एक हाइड्रोजन एक लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा हाइड्रोजन दूसरे लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रहा है। इस वजह से तो लेकिन यहाँ पे जस्ट बताने के लिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है, जस्ट इतना बताने के लिए ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट आ जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है ना। इतना डेप्थ में जो है ना ये नहीं गए अभी, ये आप हाई लेवल पे जब जाएंगे तब आप लोगों को बताएंगे कि ये कैसे जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर होती है। अच्छा यहाँ पे नीचे, अच्छा ये जो इन्होंने शो किया ये ओवरऑल स्ट्रक्चर, ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड शो किया हुआ है। क्लाउड का मतलब पता है ना, क्लाउड का मतलब होता है बादल, ठीक है ना। तो इस तरह ये इलेक्ट्रॉन के बादल से बने हुए हैं। ये बीच में जो हम बॉन्ड शो करते हैं ना, ये जस्ट एक इंडिकेशन के लिए एक एज अ सिंबल हम जो है ना यूज़ करते हैं कि बीच में दो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन की इस तरह कोई लंबी सी लाइन तो नहीं ना होती, ठीक है ना। तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन एक क्लाउड सा है, एक बादल टाइप है, ठीक है ना, एक क्लाउड टाइप है। तो क्या है, इधर भी क्लाउड होगा, इधर भी क्लाउड होगा, तो ये पूरे तीनों एटम के ऊपर क्या होगा? क्लाउड सा होगा, एक बादल सा होगा। तो एक क्या होगा कि इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा हो, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। इस वजह से इसको पार्शियल पॉजिटिव थोड़ा सा हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव, इस तरह ये भी पार्शियल पॉजिटिव। तो ये एक जनरली आप लोग अपने जहन में एक इमेज लाएं कि एक क्लाउड टाइप है, जाके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है? ज़्यादा है।
और यहाँ पे अगेन इलेक्ट्रॉन कम है, तो इस वजह से ये स्लाइटली पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। इस वजह से जो है ना ये अगेन फिर यहाँ पे भी ऐसे ही शो करवाया गया, ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव आपस में क्या बना रहे हैं, बॉन्ड, और इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम देते हैं। अच्छा आगे चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आपको पता है कि एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहले तो ये डिफरेंस क्लियर कर लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली उसकी अपीयरेंस, यानी उसको देख के जो है ना हमें आम आँख से नज़र आती हैं उसकी प्रॉपर्टीज। कैसे? उसका कलर कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। अगर वो लिक्विड है उसको हम हीट करें वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और अगर हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है और उसको हम हीट करें और वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम उसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ओब्वियसली, यानी वो सॉलिड मेल्ट हो जब जिस पॉइंट पे होता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, वो कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ठीक है, उसका कितना वॉल्यूम है, वो उसने कितनी जगह घेर के रखी हुई है, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ना आती हैं चीज़ें। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो बेसिकली एटॉमिक लेवल पे जाके रिएक्शन हो रहा होता है। समझ आ गई ना? जिस तरह ये हम एटॉमिक लेवल पे जाके देख रहे हैं, ये दो एटम के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, ये नज़र तो नहीं ना आता हमें पानी के अंदर कि हाइड्रोजन बॉन्ड हमें नज़र आ रहा है, हमें नज़र नहीं आता। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती हैं। समझ आ गई इस चीज़ की? अब देखते हैं, वो कहते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्या असर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को उन्होंने लिया हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मॉलिक्यूल सच एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, यानी कि लिक्विड की जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर बड़ा असरअंदाज करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे? वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल अल्कोहल, अल्कोहल का ये फार्मूला लिखा हुआ है C2H5OH, एथेनॉल बोलते हैं इसको, बॉयल एट 78 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यू टू मोर एंड स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर। कहते हैं कि जो वाटर है ना, वाटर ज़्यादा टेम्परेचर भी जाके बॉयल होता है, ठीक है, जबकि जो एथेनॉल है ये कम टेम्परेचर भी बॉयल होता है, 78 भी बॉयल हो जाता है ये। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप लोग देखें तो ये तो वाटर का ऑलरेडी बना हुआ है, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, एक यानी यहाँ पे बना के मैंने दिखाया था इधर ऐसे, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इधर ऑक्सीजन, इस तरह इस ऑक्सीजन के साथ मजीद आगे जो है ना दो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे नहीं लिखी, ये जस्ट कॉन्सेप्ट बताने के लिए ये जो लफ्ज़ इन्होंने यूज़ किया ना मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो बताने लगा हूँ। मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे हो सकती है? तो एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। समझ आ गई है ना? एक वाटर का मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये बना हुआ है, एक दूसरा इस लोन पेयर के साथ। जबकि एथेनॉल के अंदर आप लोग देखें तो एथेनॉल के अंदर ऐसा कोई सीन नहीं है, एथेनॉल के अंदर जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। कैसे? ये C2H5 है, ये ऑक्सीजन है और ये इसके साथ आगे हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे दो लोन पेयर तो हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के पास, लेकिन दो हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन जस्ट एक ही है। तो इसने मजीद जब आगे ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो ऐसे बॉन्ड बनेगा C2H5। समझ आ गई है ना? तो अब इसका मतलब ये है कि जस्ट यानी कि इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये एथेनॉल का मॉलिक्यूल जस्ट एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा कि ये इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और जिसके अंदर अट्रैक्शन ज़्यादा हो, बॉन्डिंग ज़्यादा हो, तो वो स्ट्रांगली आपस में जुड़े होते हैं। ऐसे ही है, और जो स्ट्रांगली आपस में जुड़े हों उनको अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे ही है ना, ये जनरली समझा रहा हूँ। तो एथेनॉल के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वाटर के मॉलिक्यूल को अलग अलग करना, तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। लिक्विड के अंदर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल सारे आपस में जुड़े होते हैं, जब हीट करते हैं वेपर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल अलग अलग एक एक वाटर मॉलिक्यूल ऊपर जाके उड़ रहा होता है। सारा पानी तो नहीं ऊपर जाके, यानी कि इकट्ठा तो नहीं इकट्ठा तो नहीं ऊपर जो है ना उड़ रहा होता ये है कि एक एक वाटर का मॉलिक्यूल टूट रहा होता है और गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाता है। तो वो तभी होता है जब हम हीट देते हैं और दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं वहाँ पे। लेकिन वहाँ पे क्या, दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो हाई टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है। जबकि एथेनॉल के अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसको तोड़ने के लिए हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो ये 78 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो इस चीज़ की समझ आ गई है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी भी लिक्विड का जिसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, सारे लिक्विड्स नहीं, ऐसे लिक्विड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, वो वाली लिक्विड्स जो है ना, अगर उनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो हाई टेम्परेचर पे बॉयल होंगे और उनके अंदर
कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो लेस टेम्परेचर के ऊपर बॉयल होंगे। तो ये इस तरह जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट करती है। अब आगे चलते हैं। एक और बहुत कॉमन सी चीज़ है कि आप लोग भी सोचते होंगे कि जो बर्फ़ है, वो बर्फ़ क्या है कि पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है कि उसकी क्या वजह है, बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है, उसको हम केमिकली देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट जो है ना हम देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है। वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। ये सोचने वाली चीज़ है ना कि बर्फ़ अगर देखा जाए तो वो तो भारी लगती है, सॉलिड चीज़ है, सख्त चीज़ है, और जब उसको हम पानी के अंदर डालते हैं तो वो पानी के अंदर डूबती नहीं है बल्कि पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। तो इसका क्या रीज़न है, तो वो हम केमिकली देखने जा रहे हैं। उसका रीज़न भी बेसिकली उसके पीछे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सीन है। देखते हैं कैसे। दिस फिनोमिनन इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनोमिनन मतलब प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है, ये जो फिनोमिना है, ये किस वजह से है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। रीजन क्या है, पहला रीजन, द डेंसिटी ऑफ आइस इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि अगर आइस की डेंसिटी देखें तो आइस जो है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर का पॉइंट है जिसके ऊपर पानी जो है ना वो बर्फ़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही है ना, बर्फ़ किस पॉइंट पे जमती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जमती है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे आप नीचे जाना शुरू करते हैं तो बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बर्फ़ बनना यानी बर्फ़ जमना या बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो होता क्या है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो कितनी है, 0.917 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी 1 से कम है। इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वाटर की 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे डेंसिटी देखें तो वो कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि वाटर जो है ना वो ज़्यादा वजनी है, किससे, बर्फ़ से, क्योंकि बर्फ़ की जो डेंसिटी है वो 0.917 है जबकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम है। ठीक है, ये 1 नहीं है, ये 0 पॉइंट है, यानी कि 1 से कम है। अब इसका रीज़न क्या है कि ये क्यों कम है, यानी कि वाटर क्यों ज़्यादा भारी है बर्फ़ से। ठीक है ना, अब ये तो कंफर्म हो गया कि वाटर जो है ना वो भारी है किससे, बर्फ़ से। लेकिन अब वाटर क्यों भारी है बर्फ़ से वो देखते हैं। द सेकेंड रीज़न इज़ डैट वाटर मालिक्यूल्स मूव रैंडमली। पहली बात यह है कि जब पानी के मालिक्यूल जो होते हैं ना वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है ना, पानी बह रहा है, कॉन्टीन्यूसली चल रहा होता है, तो उसके अंदर अगर ना भी चल रहा हो, एक जगह पानी खड़ा भी हो, तो उसके अंदर जो वाटर मालिक्यूल होते हैं वो कभी कोई एक वाटर मालिक्यूल ऊपर है तो वो कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, सारे मालिक्यूल जितने भी हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते ही करते रहते हैं रैंडमली। इसको हम बोलते हैं रैंडमली मूव, रैंडमली मूवमेंट, इधर उधर जाना, कभी इधर कभी उधर, इस तरह। तो वाटर मालिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। बट व्हेन वाटर फ्रीजेज द मालिक्यूल अरेंज देमसेल्फ इन ऑर्डर्ड फॉर्म दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर। लेकिन जब उसी पानी पानी को आप क्या करते हैं, फ्रीज करते हैं, उसी पानी का आप टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे लेके जाते हैं, वो जब पानी फ्रीज होता है तो जो मालिक्यूल मूव कर रहे होते हैं ना इधर उधर, वो क्या कर लेते हैं, अपने आप को एक लेयर्स की फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और वहीं पे स्टक हो जाते हैं। अब वो वाटर के मालिक्यूल मूव नहीं कर रहे, वाटर मालिक्यूल एक ही जगह पे हैं। अब आप देखें जब वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म में था तो उसके अंदर मालिक्यूल कोई अंदर जा रहा है, कोई अंदर घुसा जा रहा है, कोई इधर कोई उधर कोई इधर, इस तरह। ठीक है ना, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर है वो एक नॉर्मल था, कभी ज़्यादा हो जाता, कभी छोटा, कभी ज़्यादा, कभी छोटा, इस तरह मीन्स के थोड़ी थोड़ी सी वेरिएशन होती रहती थी पानी की स्ट्रक्चर के अंदर। लेकिन जैसे ही पानी को फ्रीज किया गया, वो जोन सा मालिक्यूल जहाँ पे था वो वहीं पे स्टक हो गया, यानी वहीं पे रुक गया। जब वो पानी का मालिक्यूल वहीं पे रुक गया तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे पास एक ओपन स्ट्रक्चर बन गया। अब उसके अंदर वाटर मालिक्यूल मूव नहीं कर रहे। जब मूव नहीं कर रहे तो होता क्या है फिर, इन दिस वे द आइस स्ट्रक्चर एक्सपैंड। पानी का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, लिक्विड फॉर्म में, वो यानी कि कभी छोटा कभी बड़ा कभी छोटा, कोई मालिक्यूल अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, इस तरह करके। लेकिन जैसे ही उस पानी को फ्रीज कर देते हैं वो सारे मालिक्यूल जहाँ पे होते हैं उधर ही रुक जाते हैं। तो इसका ये होता है कि वाटर का जो आइस का स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है थोड़ा सा। ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आ जाता है। जब इतना माइनर सा डिफरेंस आता है, और दूसरी बात क्या होती है कि दूसरा रीज़न यहाँ पे उन्होंने दिया नहीं है, वो थोड़ा सा यानी कि अप लेवल का है, बड़े लेवल का रीज़न है। वो ये है कि वाटर मालिक्यूल, वाटर का अगर लिक्विड की फॉर्म में देखें तो उसके अंदर स्पेसेस नहीं होती, यानी कि मालिक्यूल के बीच में स्पेसेस बहुत कम होती हैं, बहुत कम। लेकिन जैसे ही उस पानी को आप यानी कि फ्रीज करते हैं तो उस पानी के अंदर स्पेसेस आ जाती हैं, यानी कि खाली जगह आ जाती है। जब खाली जगह आ जाती है, कैसे आ जाती है खाली जगह, वो दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये वाटर हमारे पास स्ट्रक्चर है वाटर का।
इसी तरह यहाँ पे अगर आप कोई और ये इस तरह ले लें, इस तरह यानी कि आप बना लें, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या है कि जौन सा मालिक्यूल जहाँ पे होगा ना, जैसे ही आप उसको फ्रीज करेंगे, यानी कि पानी को आप फ्रीज करेंगे, जौन सा मालिक्यूल जहाँ पे होगा वो वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे स्टक हो जाएगा। अब फर्ज करें कि ये वाला हमारे पास जो है ना एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक ही जगह ये वाला मालिक्यूल, ये वाला मालिक्यूल, ये वाला मालिक्यूल एक जगह रह गया। लिक्विड फॉर्म में ये कभी यहाँ पे जा रहा है, ये कभी यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये बॉन्ड टूट रहे हैं, बन रहे हैं, टूट रहे हैं, बन रहे हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन जैसे ही इसको आपने फ्रीज किया, ये इधर ही स्ट्रक्चर रुक गया इधर। तो क्या होगा कि बीच में जो स्पेसेस हैं ये क्या होती हैं, बढ़ जाती हैं। जब स्पेसेस बढ़ जाती हैं, खाली जगह जो बढ़ जाती है, तो उसका स्ट्रक्चर एक्सपैंड हो जाता है। जब स्ट्रक्चर एक्सपैंड हो जाता है तो उसका मतलब ये है कि वो थोड़ा सा जो है ना उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, जब यानी कि जैसे ही उसका साइज़ बढ़ेगा, वज़न तो उतना ही होगा जितना पानी का वज़न होगा, लेकिन उसका यानी कि साइज़ बढ़ जाएगा। जब साइज़ बढ़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, यानी कि लेस डेंस हो जाएगा। जब लेस डेंस हो जाएगा तो इस तरह जो है ना बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी। समझ आ गई? डेंस या आप देखिए बहुत माइनर सा डिफरेंस है, ये 0.917 है और ये 1 है। 1 और 0.917 में बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ही कुछ कम पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी कि थोड़ी सी डेंसिटी का डिफरेंस है और जो बर्फ़ है वो पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। वो थोड़ी सी डेंसिटी का डिफरेंस क्यों आता है, वो बीच में स्पेसेज आ जाती हैं, इस वजह से। समझ आ गई इस चीज़ की? तो अच्छा, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर पढ़ी होगी और फिज़िक्स के अंदर बड़ा इसका जो है ना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेंसिटी वाला। मैं आप लोगों को यहाँ पे जनरली बता देता हूँ। डेंसिटी को शो करते हैं रो से, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है? मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये है कि एक मैस उसने कितनी जगह घेरी हुई है। ठीक है, अब फर्ज करें अब लोहे का एक बॉक्स लें। ठीक है, एक लोहे का बॉक्स लें खाली, ये सिंपल से बता रहा हूँ, ये लोहे का एक खाली बॉक्स है और ये एक और लोहे का बॉक्स है, दोनों का साइज बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन ये क्या है, ये फील्ड है, यानी कि इसके अंदर भी लोहा भरा हुआ है। ये सॉलिड है, इसको हम सॉलिड बोलते हैं, और ये हालो है, यानी अंदर से खाली है। ये अंदर से खाली और ये लोहे से भरा हुआ है। अब क्या है, दोनों का साइज तो एक जैसा है, लेकिन ज़्यादा भारी ये है, तो इसका क्या है, इसका मैस क्या है, वज़न क्या है, ज़्यादा है। और इसका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम है, यानी दोनों का एक ही जितना साइज है, एक ही जितना वॉल्यूम। साइज का मतलब वॉल्यूम, दोनों का एक ही वॉल्यूम है, एक ही जितना साइज है, लेकिन इसका वज़न ज़्यादा है और इसका वज़न कम है। और जिस चीज़ का वज़न क्या हो, ज़्यादा हो, और वॉल्यूम इक्वली हो, बेशक वॉल्यूम का कोई यानी कि इफेक्ट नहीं है। वॉल्यूम का इफेक्ट है, अगर यहाँ पे देखें, अगर वॉल्यूम कम हो तो डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सॉरी, वॉल्यूम क्या हो, हमारे पास कम हो तो डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वॉल्यूम कम हो डेंसिटी बढ़ जाती है, तो मैस बढ़े तो डेंसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहाँ पे मैस ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। यहाँ पे मैस कम है तो डेंसिटी क्या है, कम है। तो इस वजह से ये वाली चीज़ पानी के ऊपर तैरने लग जाएगी और ये वाली चीज़ पानी में डूब जाएगी। समझ आ गई है? इस तरह एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है बच्चों के अंदर कि हम अगर एक सुई जो है ना हमारे पास, एक नीडल जो है, उसको पानी में डालें वो डूब जाती है। ऐसे ही है, नीडल को पानी में डालें वो डूब जाती है, लेकिन जो बहरी जहाज़ है वो पानी में नहीं डूबता इतना बड़ा। वो उसका क्या रीज़न है, उसका यही रीज़न है कि जो सुई है हमारे पास, नीडल है, ये फ़र्ज़ करें ये आपके पास नीडल है, ये क्या है, इसका साइज़ बेशक छोटा है, जबकि दूसरी साइड में हमारे पास क्या है, एक बहुत बड़ा जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि एक बहरी जहाज़ है। अब इसका साइज़ इतना बड़ा है, ठीक है, और इसका साइज़ क्या है, छोटा है, यानी कि साइज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब मैस जो है ना, इसका मैस इसके साइज़ के लिहाज से ज़्यादा है। इसका मैस जो है, इसका जो वज़न है, इसके साइज़ के लिहाज से ज़्यादा है, जबकि इसका जो वज़न है, इसका साइज़ के लिहाज से वज़न कम है। साइज़ क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है, साइज़ भी तो आप लोग देखें ना, वॉल्यूम इतना ज़्यादा है और इसका इतना छोटा सा वॉल्यूम है, और वॉल्यूम के लिहाज से ये अंदर से क्या है, फिल है, ये यानी कि सॉलिड है, और ये क्या है, हालो है, अंदर से खाली है। तो जहाज़ की बहुत सारी अंदर से चीज़ें खाली होती हैं, तो इस वजह से क्या है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, मैस कम है, जबकि इसका वॉल्यूम क्या है, कम है, और मैस ज़्यादा है। इस वजह से ये चीज़ डूब जाती है और वो चीज़ नहीं डूबती। तो ये मज़ीद जब आप लोग आगे हाई लेवल पे जाएंगे तो ये चीज़ें समझ आएंगी, ये बहुत ही मज़े की चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया। ये एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बताता हूँ ताकि आप लोगों को साथ साथ कंप्लीट यानी कि थरो अंडरस्टैंडिंग हो इन चीज़ों की, कि डेंसिटी क्या होती है,
बर्फ़ जो है ना वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, ये सारी चीज़ें, ताकि आप लोग सारी चीज़ों को यानी कि रिलेट करके चलें। बेसिकली साइंस पढ़ने का मज़ा तभी आता है जब आप उसको दुनियावी एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि जिस चीज़ को भी आप देखें तो उसके अंदर साइंस ढूंढें, उसके अंदर केमिस्ट्री ढूंढें। जब आप केमिस्ट्री ढूंढेंगे तो एक दिन आप केमिस्ट बन जाएंगे। बस इतनी सी चीज़ है, ठीक हो गया। तो इसी के साथ मैं अपना लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।